नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको यूपी पीसीएस 2025 प्री के लिए एक टॉपिक की लिस्ट दिया था। इसमें कहा था कि मैंने 99 टॉपिक्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो लिस्ट में बताई थी। मैंने बेस ये रखा था कि पिछले 4 साल में जो टॉपिक 2 बार रिपीट किया है, वो हम उन्हें मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी में डाल सकते हैं और उनको हमें ठीक से कवर करना है। ठीक से कवर करने का मतलब क्या है कि हमें ये देखना है कि टॉपिक रिपीट करेगा, ज़रूरी नहीं क्वेश्चन रिपीट करे, बट टॉपिक जरूर रिपीट करेंगे। तो हमें इसके ठीक से रेंज कवर करना है कि ये गलत ना जाए। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि 2021 में 2 सवाल आते हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं। 2022 में ही एक सवाल आता है यूपीपीसीएस प्री के अंदर। 2023 के अंदर 2 सवाल आते हैं और 2024 के अंदर 2 सवाल आते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि पिछले 4 साल में टॉपिक चारों बार रिपीट किया हुआ है। पॉल्यूशन का टॉपिक जो है, जो आज हम कवर करने जा रहे हैं, ये देखिए नंबर 7 नंबर पे पॉल्यूशन का टॉपिक जो है, जो कवर करने जा रहे हैं आज, वो टॉपिक पिछले 4 साल में चारों बार रिपीट किया है। तो ये समझिए कि इसके आने की संभावना, रिपीट हो जाने की संभावना, टॉपिक के रिपीट हो जाने की, मैं फिर कह रहा हूँ, टॉपिक के रिपीट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इन टॉपिक्स को जो कि जिनकी संभावना ज्यादा है, उनको ठीक से कवर करना है। तो आज मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरह से ना सिर्फ कंटेंट को पढ़ा जाता है, बल्कि कैसे याद भी किया जाता है, वो मैं कवर करके बताऊंगा आपको। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं एक चीज, तो थोड़ा सा फिर एक बार डिस्कस करता हूँ कि जो 80-20 का जो स्ट्रेटेजी रहती है, मैं हमेशा बात करता हूँ कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, हमें थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करनी है। तो आप देखिएगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स को अगर हम ठीक से कवर कर लें तो हमारा प्री निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है। और बाकी जो हमारा जो ज़्यादा कम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको हम ठीक से कवर एक एक सोर्स से कर लेंगे। और जो जो 20% टॉपिक है, उसको हम 2 या 3 सोर्सेस से कर लेंगे। इससे हमारा पूरा प्री निकलने की संभावना हो जाती है। अगर ये स्ट्रेटजी आप खुद फॉलो कर सकते हो, आप खुद कर लो। अगर आपको लगता है कि आपको हमारी हेल्प की जरूरत है, तो आप इस नंबर पर 9919521555 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। इसकी फीस 2,999 रुपये है। अब बाकी जो भी डाउट्स हम सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। काफी इफेक्टिव तरीका है इसके अंदर एग्जाम क्रैक करने का। तो अभी मैं थोड़ा सा बताता हूँ किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए और किस तरह से याद करने के लिए हमने क्या सिस्टम बनाया हुआ है। पहले थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको तरीका बताऊंगा क्या क्या इसके अंदर है। देखिए, पॉल्यूशन की बात करते हैं। पहले बेसिक पॉल्यूशन पढ़ते हैं, पॉल्यूशन है क्या। प्रदूषण के बारे में देखिए, प्रदूषण क्या है कि जो अजैविक घटक है, अजैविक घटक मतलब होता है एबायोटिक, जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं, जैसे हवा, जल, सॉइल, इसके अंदर फिजिकल यानी भौतिक, केमिकल यानी रासायनिक, और आपका जैविक यानी बायोलॉजिकल, इसके अंदर जो भी एक जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, उन कारण से जो 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 अनडिजायरेबल चेंजेस हमारे हो रहे हैं, जैसे आपके अंदर कुछ फिजिकली कुछ कंपोनेंट आ गया, ठीक है, एंड या आपके अंदर कंपोनेंट्स आ गया, या केमिकली कुछ कंपोनेंट आ गया, या कोई बायोलॉजिकल कंपोनेंट आ गया, जिस कारण से आपका अनडिजायरेबल चेंजेस हो रहा है, मतलब ऐसा चेंज जो हमें नहीं चाहिए, उसको हम बोलते हैं पॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, अब ये जो सिस्टम है, इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ के ऊपर। ठीक है। लाइफ जो है वो एक सिस्टम चलती है कि अचानक उसके अंदर कुछ ऐसा एलिमेंट आ जाए जो हमें नहीं चाहिए, लेकिन लेकिन उसके कारण से कुछ बदलाव हो रहा है, तो वो उसका एक बड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। अब ये प्रभाव कैसे पड़ता है, इसको स्टडी करते हैं। पहले पहले तो हमने देखा कि जो प्रदूषण को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। पहला है प्राइमरी प्रदूषण और दूसरा है सेकेंडरी प्रदूषण, यानी कि प्राथमिक प्रदूषक, और दूसरा है द्वितीयक प्रदूषक यानी कि सेकेंडरी प्रदूषण। 2 तरह के प्रदूषण है, और ये सवाल यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, पीसीएस में पूछा चुका है। पहले समझते हैं कि प्राइमरी प्रदूषक यानी कि पॉल्यूटेंट क्या होते हैं। वैसे प्रदूषक यानी कि वैसे पॉल्यूटेंट जो प्रकृति में अपने मूल स्वरूप में ही रहकर प्रदूषण करते हैं, यानी कि ऐसे पॉल्यूटेंट जिनका स्वरूप चेंज ना हो, जैसे वो हैं वैसे के वैसे ही करें, प्रदूषण करें, उसको बोलते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट। यानी उनका कोई बदलाव नहीं हुआ, जैसे पॉल्यूटेंट पैदा हुए वैसे ही उन्होंने पॉल्यूशन कर दिया, उस रूसी रूप में कर दिया, वो है प्राइमरी प्रदूषक। उदाहरण के लिए प्लास्टिक है, जैसे बनी वैसे ही वो कर रही है, तो अपना रूप चेंज नहीं कर रही है। डीडीटी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ये एनओ हो गया, ये सब जो है नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब जो है वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट हैं। ठीक है। यानी कि जिस रूप में ये पैदा होते हैं, उसी रूप में ये प्रदूषण कर देते हैं। दूसरा क्या है, सेकेंडरी प्रदूषक, यानी कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या है, ऐसे पॉल्यूटेंट जो कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट से रिएक्ट करके, यानी ऐसे पॉल्यूटेंट जो कि रिएक्ट करके अपना रूप चेंज कर लें, उन्हें बोला जाता है
सेकेंडरी पोल्यूटेंट, यानी कि प्राइमरी पोल्यूटेंट जो अपना रूप चेंज कर लेते हैं उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। जैसे ओजोन O3, ठीक है, SO3 SO2 से SO3 हो गया, HNO3 यानी NO2 से जब वो पानी से रिएक्ट किया तो HNO3 हो गया, H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, PAN पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये सब जो हैं ये आपके सेकेंडरी प्रदूषक हो जाते हैं। यूपीएससी में सवाल पूछा गया, 4-5 प्रदूषक आ गए थे, उन्होंने पूछा कि इसमें बताओ कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। तो यहाँ मैंने उदाहरण दे दी है, लगभग आपको जितने भी एग्जाम में आए थे सब मैंने दे दिए हैं। इसमें आराम से आप प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट को निकाल सकते हो। अच्छा, ये इंग्लिश में आ गया। अब यहाँ पे अब इसी देखिए इतना थोड़ा सा हमने पढ़ा है, अब इस थोड़े से पढ़े हुए चीजों को सवाल कौन कौन से बनते हैं उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर आया, प्रदूषक प्रदूषण के लिए के किस प्रकार के कारण वायुमंडल में अम्लीय वर्षा होती है। अब एसिड रेन की बात कर रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, देखिए ठीक है। अब एसिड रेन क्या होता है, वैसे तो ये अलग टॉपिक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा आउटरली इसको कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक, कार्बनिक यौगिक और उपयुक्त सभी में। तो यहाँ पर सल्फर यौगिक लिखा हुआ है, बट नाइट्रोजन यौगिक से भी हो जाता है, ठीक है। SO2 और NO2 करते हैं, लेकिन इसमें SO2 ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। NO2 भी मतलब नाइट्रोजन के यौगिक भी करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ चूंकि यहाँ देखिए, आप एक बात समझिए बात को कि MCQ का मतलब सही सवाल करना नहीं होता है, सही करेक्ट करना सवाल नहीं होता है। इसका मतलब सही नहीं, इसका मतलब था मोस्ट एप्रोप्रिएट। क्या है मोस्ट एप्रोप्रिएट, यानी कि जो हमें ऑप्शन दिया गया है इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा है। हो सकता है एक से ज्यादा सही हो, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा है, तो वह सल्फर यौगिक, ठीक है। तो सल्फर जो सल्फर कंपाउंड है वो एसिड ड्रेन करते हैं, करता ये भी है, रोल करता है, लेकिन सल्फर के जो यौगिक है वो ज्यादा रोल प्ले करते हैं। हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट पे जाना है इसके अंदर। दूसरा क्या है, प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण कौन सा है। अब मैंने आपसे कहा था प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट के, तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है। यहाँ पे तीसरे सवाल पूछे उन्होंने कि ओजोन, सल्फर, पैन, ठीक है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसमें से कौन सा जो है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट है। प्राइमरी पोल्यूटेंट है तो हमें पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट, क्योंकि बाकी ओजोन हो या पैन हो, ठीक है, पैन हो, ये सब जो है आपके सेकेंडरी पोल्यूटेंट हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि यूपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है, सेम सवाल यहाँ पर मैंने पूछ रहा हूँ, जैसे कि आपको क्लियरिटी रहे कि आपने जो थोड़ा सा भी कंटेंट पढ़ा है वो याद रह सके आपको। मेरे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है याद कैसे रखा जाए चीजों को लेकर, पढ़ तो बहुत सभी रहे हैं। जैव मंडलीय ऊष्मा यानी ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सा पॉल्यूटेंट है। जैव मंडल, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग में अब यहाँ चार ऑप्शन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग से तो आप देखोगे कि लगभग सभी जो है दिख रहा है, ठीक है। सभी आपको यहाँ पर जो है वो एक तरह का ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करते हैं कुछ ना कुछ हद तक, लेकिन सबसे ज्यादा जो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर हमने क्या बोला, मुख्य कारण पूछा, मुख्य। तो मैंने आपसे कहा है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट की बात कर रहे हैं, मोस्ट एप्रोप्रिएट कि इसमें एक से ज्यादा सही हो सकते हैं, बट सबसे ज्यादा सही आंसर हो सकता है तो वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। फ्लाई ऐश क्या है, फ्लाई ऐश क्या है, इसका मुख्य उपयोग क्या है। फ्लाई ऐश क्या होता है, जो आपके थर्मल पावर प्लांट होते हैं जिसमें से आपके बिजली योजना इसमें होती है, थर्मल पावर प्लांट। तो उसको जो पानी गर्म करने के लिए कोयला जलाया जाता है, तो कोयले की जो राख बन जाती है वो राख को हम बोलते हैं फ्लाई ऐश। ये वातावरण में घूमती है, वातावरण से क्या करती है, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, या घरों पे आ जाती है, गाड़ियों पे आ जाती है, तो ये बहुत दिक्कत करती है। तो इसको यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, सीमेंट के विकल्प के रूप में, सीमेंट के साथ में कर लेंगे, थोड़ा सा उसको मिक्स कर देते हैं, या मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता बढ़ाने के लिए, या ईंट निर्माण में, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है वहां दिख रहा है कि इस सभी मैटर के अंदर फ्लाई ऐश का, मतलब ये एग्जाम में आ चुका सवाल है कि फ्लाई ऐश जो है उसमें उस यूपीवीसीएस के एग्जाम में ये ईंट निर्माण वाला सवाल ऑप्शन था। तो यहाँ पर चूंकि ये फ्लाई ऐश जो है वो ईंट, इससे ईंटें भी बन जाती हैं, इससे जो लैंड होता है उस लैंड के अंदर जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो बढ़ जाती है, प्लस सीमेंट का एक ये सब्स्टिट्यूट की तरह काम कर लेता है। यहाँ पर चीजें आपको देखने को मिल रही है कि ये हिसाब से सभी तरह की चीजें पे रूल अपना आ रहा है। फोटोकेमिकल स्मॉग, प्रकाश रासायनिक धुंध, फोटोकेमिकल स्मॉग, यानी आप देखते हैं सर्दियां पड़ती हैं तो वहां पर आपका फॉग पड़ा होता है, लेकिन अगर वहां पर आपका ट्रैफिक यानी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं मिक्स कर जाता है, ठीक है, ये तो कोहरा गिरा हुआ है, ऊपर से जो स्मोक निकला हुआ है, तो स्मॉग होता क्या है, स्मोक प्लस फॉग।
जब जो फॉग के अंदर स्मोक जो है मिक्स हो जाता है, तो वहाँ पर जो विजिबिलिटी है वो बहुत खराब कर देता है, प्लस जो आपका सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत दिक्कत करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर इसी संबंध सवाल पूछ रहा है कि फोटो केमिकल स्मॉग के घटक कौन कौन से हैं, यानी जब फोटो केमिकल स्मॉग बनता है, स्मोक प्लस स्मॉग फॉग बनता है, स्मॉग बनता है, तो क्या होता है? तो देखिए, ओजोन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और पैन, ये तीनों जो हैं ये फोटोकेमिकल स्मॉग के जो हैं घटक हैं। ओजोन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अपरऑक्सी एसिटिल नाइट्राइड, ये तीनों जो हैं ये आपके स्मॉग के, फोटोकेमिकल स्मॉग के जो है घटक हैं। और ये ओजोन के कारण ही जो आंखों में जो है वो आपके इरिटेशन होती है, जलने शुरू कर देती हैं आंखें, ठीक है। अभी हमने देखिए ये 5 सवाल हमने जो थे, ये हमने सिर्फ इतना टॉपिक हमने कवर किया, ये इतना टॉपिक हमने कवर किया, और इस टॉपिक से संबंधित ये 5 सवाल जो कि एग्जाम में आए भी हैं और कुछ नए सवाल भी हैं, इसको कवर करने की कोशिश की, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो बेहतर तरीके से समझ सके हम लोग, ठीक है। तो ये बात यहाँ सिर्फ याद करने की नहीं, पढ़ने की नहीं है, याद करने की भी है। अब आ गया प्रदूषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन की बात करते हैं। तो कोई रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो गया, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, साउंड पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, ये सब तो आपने पढ़ा ही हुआ है, ठीक है। इसमें आप ईंधन सेल देख लें, तो सेल के जो अत्यंत, जो आप बैटरी में लगती है, बैटरी की बात कर रहा है, ये अत्यंत कम मात्रा में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं, क्योंकि बैटरी से बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह नहीं निकलता है, इस कारण से ग्लोबल वार्मिंग को खतरा कम है, इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। पर्यावरण के हितैषी हैं, क्षमता इनकी अधिक है, शोर नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बायोमास गेम आता है कि बायोमास क्या है। देखिए बायोमास क्या, वन वन है, लकड़ियाँ या कृषि या घरेलू जो वेस्ट होता है, नगर निगम का जो सॉलिड वेस्ट होता है, औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, नारियल का आवरण है, मूंगफली का छिलका है, धान की भूसी है, सीवेज है, जीव जंतु के जो वेस्ट है, इन सबको हम लोग बायोमास कहते हैं, इन सबको हम लोग बायोमास कहते हैं। यानी कि जो इंसान जो जो जीवित चीजों से निकला हुआ वेस्ट है, उसको हम बायोमास कहते हैं, ठीक है। हमने इथेनॉल के बारे में पढ़ा हुआ है, इथाइल अल्कोहल इसका नाम है, ठीक है। तो इथिल अल्कोहल जो है वो आपका पेट्रोलियम के साथ मिक्स कर देने पर, ठीक है, इसको हम इथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं। ब्लेंड मतलब मिक्स कर देना, यानी कि पेट्रोलियम, यानी पेट्रोल डीजल के अंदर इथेनॉल को मिक्स कर देने से जो है एक गाड़ी की एफिशिएंसी तो बनी रहती है, प्लस आपका जो खर्चा पेट्रोलियम के साथ होता है, यानी पेट्रोल को आप जो इंपोर्ट करते हो, वो पैसा बच जाता है, बिना एफिशिएंसी को खराब किए, बिना वातावरण को खराब किए हुए, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल अपने आप में बहुत ही अच्छा एक सब्स्टिट्यूट आता है, क्योंकि इसको मिक्स करना पड़ता है। और ये जो गन्ना होता है, गन्ने के आपके वेस्ट से भी बन जाता है, ठीक है, गन्ने के वेस्ट से बनता है, तो बड़ा काफ़ी ज़्यादा ये इसके यूज रहते हैं। लेकिन आप यहाँ देखिए, इथाइल अल्कोहल के साथ एक आता है मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल क्या चीज़ है? मिथाइल अल्कोहल है जहरीली शराब। जहरीली शराब, जैसे आपने सुना होगा जहरीली शराब पीने से मर गए, तो वहां पर क्या होता है, वहां मिथिनॉल, यानी जब शराब बनाने की प्रक्रिया में जब टेम्परेचर का ख्याल रखा नहीं जाता है, तो इथाइल अल्कोहल तो दारू है, पी लिया आपने, लेकिन मिथाइल अल्कोहल जो है वो है जंगली शराब, और जहरीली शराब से पीने के बाद व्यक्ति मारा जाता है। अब कुछ ना महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको पढ़ते हैं क्या क्या है यहाँ पे, तो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे इसके, क्योंकि एग्जाम में ये सब पूछे गए हैं। डामर का विकल्प क्या है? तो डामर का विकल्प है बायो एस्फाल्ट। बायो एस्फाल्ट जो है वो डामर यानी सड़क से बनती है, उसका एब्सोल्यूट है। भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड का गठन कब हुआ? तो ये सवाल आते ही आपको, अलग अलग बोर्ड जो है अलग टाइम पे आते हैं, तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड का गठन जो है वर्ष 2003 में हुआ। सिक्किम भारत का पूर्ण जैविक राज्य बना 2016 के अंदर। निलंबित कणकीय पदार्थ यानी सस्पेंडेड जो आपके पार्टिकल्स हैं कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को दुष्प्रभावित करते हैं, यानी सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो जो फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है जानवर प्लांट, उसके इफेक्टिवनेस कमजोर कर देते हैं। फर्नीचर, कॉलिन, पेंट आदि वाष्पशील ऑर्गेनिक यौगिक VAC वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो आप फर्नीचर और जो कालीन या पेंट से जो स्मेल देखते हैं या जो उसमें से निकलता है, तो वो VOC जनरेट करते हैं, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है रिलीज करते हैं। कम धुआं देने वाली लकड़ी का उदाहरण क्या है? बबूल जो है उसको धुआं कम होता है। औद्योगिक संयंत्रों से कम प्रदूषकों के
निष्कासन में सहायक उपकरण है, फिल्टर, ठीक है। अब जैसे कि आपने कोई इंडस्ट्री लगाई और उसमें कोई मशीन लगाई जिससे कि प्रदूषण कम हो, ठीक है, तो उसको हम फिल्टर बोलते हैं, स्क्रबर बोलते हैं, स्टोटिक प्रेसिपिटर आदि के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर आयनित कण संबंधित प्रदूषण प्रदूषण कम करता है। स्क्रबर क्या है? अर्ध संचयकर्ता और एस्ट्रोसोल्स को हटाते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। डामर का विकल्प क्या है? हमने जो पढ़ा था उसको अब देख रहे हैं। डामर का विकल्प जो है आपका है बायो एस्फाल्ट, जो है वो डामर का विकल्प यहाँ पर है। भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड गठन कब हुआ? तो हमें पता है कि वर्ष 2003 में जो है वो राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड ऊर्जा बोर्ड का गठन हुआ। भारत का पूर्ण रूप से भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है, यानी कि आपका ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? तो भारत का जो ऑर्गेनिक स्टेट है वो सिक्किम, पहला है राज्य सिक्किम, जो कि सन 2016 में ये बनता है। ये वाष्पशील कार्बनिक यौगिक वीओसी, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, किससे उत्पन्न होते हैं? तो हमने देखा था कि जो वीओसी होता है, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जो है वो आपका कालीन या फर्नीचर संबंधित जो है चीजों से वीओसी जनरेट होता है। वीओसी कालीन है, फर्नीचर है, पेंट है, इससे यहाँ पर ये जनरेट होता है। औद्योगिक संयंत्र में से कम प्रदूषकों को हटाने के लिए कौन सा उपकरण किया गया है? तो इंडस्ट्रियल जो प्लांट है वहाँ पर जो पॉल्यूटेंट है उसे कैसे कम किया जाए? तो उसका पॉल्यूशन कम करने का तरीका क्या है कि अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर से जो जो पॉल्यूशन है उसका वातावरण में जाने का खतरा कम हो जाता है। अब देखिए, जो आपने पढ़ा उसको यहाँ पर हमने फिल द ब्लैंक्स के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये करना कि डामर का विकल्प बायोस्फाल्ट है। भारत राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड सन 2003 में हुआ। डैश भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है कौन? सिक्किम है। ठीक है, जो वर्ष 2016 में घोषित किया गया। निलंबित कणीय पदार्थ की यूसी वगैरह को प्रयोग करते हैं। वाष्पशील और कार्बनिक यौगिक, जितने भी हमने पढ़ा ये है, ये सब हमने यहाँ पर पढ़ चुके हैं। यहाँ सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरह से आप याद कर सकते हैं और याद करना भी चाहिए, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हमें और डिटेल में जाना पड़ेगा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो याद करने का प्रोसेस होता है ये। बाकी मैंने बता दें कि कुछ इस तरह का मैंने आपको हिंट दिया है कि जो कंटेंट है उसको ना सिर्फ हमें ठीक से पढ़ना भी है बट ठीक से याद करना है। तो ठीक से याद करने का हमें दो तरीके होते हैं कि लगातार छोटे छोटे टॉपिक्स के टेस्ट होंगे, प्लस उसके एमसीक्यू होंगे, प्लस आपके जो हैं वो फिल द ब्लैंक्स के होंगे। क्योंकि जब आदमी हाथ से लिखता है तो चीज़ें याद होती हैं। ये प्रोसीजर है, ये पूरा फुल प्रूफ प्रोसेस रहेगा, उसको धीरे धीरे कवर किया जाएगा। अगर आप स्वयं कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर इस नंबर पर 9919521555 पे कॉल करके इस कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, आपकी तैयारी कराई जाएगी। इस वीडियो में इतना ही था। मुझे वीडियो पसंद आया हो, धन्यवाद।